लोग कहते हैं मजलिस ने क्या किया, मजलिस ने तुम्हारे मुंह में जुबान दिए हैं जो 70 सालों में नहीं। अब आपके अंदर सियासी शऊर पैदा होता है तो आप सवाल भी उठाते हैं कि हमारे वोटों की कीमत क्या है। बहुत खुल्लम खुल्ला ये मामला है कि क्रोनोलॉजी आप भी समझ लीजिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर एनपीआर आएगा। सीए के खिलाफ जो हमारी मुखालफत शाहीन बाग आंदोलन के ज़माने में थी वो आज भी है और आगे भी जारी रहेगी, इसमें कोई तरमीम नहीं। पूरे 7 के 7 सीटों में इंडिया अलायंस को कोई एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं मिला लोकसभा के। कैसा साथ अगर हमारी यहाँ से आपने सियासी नुमाइंदगी को कमजोर करने का काम किया। ये हमारे वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन हमें यहाँ से चाहते हैं कि हम सिर्फ एक वोटर बन के रहे। हम वोट लेने वाले बनेंगे और ये वोट देने वाले बनेंगे। जो हमारा वोट ले रहा है वो लीडरशिप भी हमें देगा। अगर हम लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है, हम उस नेगोशिएटिंग पावर पे नहीं है, तो फिर हमसे ज्यादा दीनहीन सियासी तौर पर कोई नहीं। तो कोई भाजपा में है तो आज कांग्रेस में, आज कांग्रेस में है तो कल भाजपा में। कोई आइडियोलॉजी नहीं है आपकी। मजलिस की वजह से इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के अंदर डर तो पैदा होता है और ये बना रहना चाहिए। हम मुसलमानों को लीडर बनाना चाहते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह ख्वाब है कि भारत के अंदर हमारी एक मुस्लिम बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह। देखिए, सियासी पार्टी हैं हम और सियासत ही करने आए। सियासी पार्टी तो कभी घर नहीं बैठती और सियासत का दस्तूर है कि यहाँ से सियासत जो है सदन में की जाए, संसद में की जाए। हमारे दिल्ली एमआईएम के जो कारकुन हैं उन सब की ख्वाहिश है कि दिल्ली मजलिस दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। हालांकि बहुत नई यूनिट की गठन हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आला कमान इस बारे में दिशा निर्देश देते हैं और हमने एक प्रस्तावना भी भेजा है, हमारे पास कुछ लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, कुछ इलाके हमने चिन्हित किए। इंशाल्लाह इस विषय में बातचीत चल रही है आंतरिक कमेटी की। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम इंशाल्लाह 2 लोकसभा सीट लड़ने को लेकर विचार कर रहे हैं। बाकी आला कमान का फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर सीए को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने भी वीडियो जारी किया, तो क्या उन्होंने विरोध करके गलत किया है? फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी एक चीज़ के पीछे छुप गए कि भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को यहाँ नौकरी देंगे, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ से कि सीए और एनआरसी का जो हमारा सवाल है मुतालबा है कि सीए एनआरसी तो ये बहाना है कि उनको आप दे रहे हो, बल्कि ये असल मकसद तो ये है कि एनआरसी के ज़रिए से जो लोग फ़िल्टर आउट हो जाएंगे उसमें तो मुसलमानों को फिर कोई जगह ही नहीं मिलेगी। फिर वो ज़िंदगी भर जो है अपने डॉक्यूमेंट दिखाते रहें, ट्राइब्यूनल के चक्कर लगाते रहें, पूरे देश को लाइन में लगाने का जो ये मामला, इस बारे में तो केजरीवाल साहब ने कोई सवाल नहीं। जिस बात को पूरी दुनिया जानती है कि क्या मंसूबा है सीए के पीछे, तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब उसका विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको एक अलग दिशा में मोड़ दे रहे थे जिससे एक कम्युनल एंगल आ जाता। लेकिन हम कम्युनल की बात, एंगल की बात नहीं कर रहे, हम उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें यहाँ से बायसनेस के बुनियाद पर आपने सीए में जो तरमीम किए हैं वो कभी भी यहाँ से धार्मिक रिलीजियस बायसनेस के बुनियाद पर नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन सेकुलर लोग तो कह रहे हैं नागरिकता देने का अधिकार है, लेने का नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं। इस टाइप की बातें हो रही हैं। इन्हीं तो धोखा दिया इस देश की अक़लियतों को, इस देश के पिछड़ों को धोखा देने का काम भी असल इन्होंने किया। जो हमारा वोट लेता है, सवाल तो हम उससे पूछेंगे पहले कि आपने हमारी वोट की कीमत क्या लगाई? क्या आपने हमारी वोट की कीमत ये लगाई है कि आप कठुआ रेप कांड के जो आसिफा के उस बलात्कारियों के समर्थन में जो खड़ा हुआ था नेता, उसको आप सेकुलर पार्टी में ले लिए, गलबैयां कर दिए आप। जो जयपुर डायलॉग्स का जो यहाँ से सांप्रदायिक डायरेक्टर है, जो इनके नेताओं को भी नहीं छोड़ता है, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर तो उगलते हैं, आपने उनको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया जयपुर में। टिकट कट गया और अरे भाई, तो क्या यहाँ से उससे गलती माफ़ हो जाएगी? गलती माफ़ हो जाएगी? आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे मुसलमानों का वोट लेकर के, अक़लियतों का वोट लेने के बाद आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं। पूरे देश भर में ये स्थिति नहीं देखते आप, तो ये कौन जवाब देगा? इसलिए अब धोखा देने वाली सियासत अब ख़त्म हो गई। भारत का मुसलमान, भारत का अक़लियत इस बात को बखूबी समझता है कि हमारी इक़्तिदार, हमारी क़यादत वो कभी धोखा नहीं देगी, और हमारी पॉलिटिकल जो नेगोशिएटिंग पावर है वो मजबूत ही इस बुनियाद पर होगी अगर हम सवाल करना सीख जाएं। लोग कहते हैं मजलिस ने क्या किया, मजलिस ने तुम्हारे मुंह में जुबान दिए हैं जो 70 सालों में नहीं थे, जब आप यहाँ से कभी सवाल नहीं उठाते थे। अब आपके अंदर सियासी शऊर पैदा होता है तो आप सवाल भी उठाते हैं कि हमारे वोटों की कीमत क्या है।
यही मजलिस ने किया है और हम भी यही कर रहे हैं। सीए कानून को क्या समझते हैं आप, क्या है सच्चाई इस कानून की? देखिए, सीए कानून भारत के मुसलमानों को, अक़लियतों को, यहाँ से उन पसमानदा लोगों को इस देश में दूसरे कैटेगरी का जो सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का एक षड्यंत्र है। और बहुत खुल्लम खुल्ला ये मामला है कि क्रोनोलॉजी आप भी समझ लीजिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर क्या होगा? फिर ये लोग डॉक्यूमेंट्स लगाते आप पूछिए ना, सीमांचल में हमारे हर साल बाढ़ आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं, सारी चीज़ें बह जाती हैं। आपका आधार कार्ड कहाँ सिटीजनशिप की यहाँ से प्रूफ? आप पीछे मुड़ के देखिए, उसमें बैक करके देखिए, दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। आधार कार्ड अगर प्रूफ नहीं है तो क्या है प्रूफ आपके पास? 1971 के बाद जो लोग यहाँ पैदा हुए उनका क्या होगा? तो ये बहुत ही जरूरी सवाल है, टेक्निकल सवाल है। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मजलिस ने, यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीए के खिलाफ जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है, ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत आएंगे। दिल्ली मजलिस भी इस बारे में यहाँ से आगे बढ़ रही है और हम भी यहाँ से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सीए के खिलाफ जो हमारी मुखालफत शाहीन बाग आंदोलन के ज़माने में थी, वो आज भी है और आगे भी जारी रहेगी, इसमें कोई तरमीम नहीं होगा। रेड माइनर्स वकील हसन के लिए ऐलान किया आपने, एमआईएम क्या करेंगे? हम उनके घर की व्यवस्था कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हमारी बातचीत लगातार उस इलाके में जो हमारे नुमाइंदे हैं, सरताज सैफी साहब और सारे लोग, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जो लोग वादा करके गए थे वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनका वादा पूरा नहीं हुआ, और लोकसभा चुनाव आते ही यहाँ से अब तो मुद्दा ही हवा हो गया। तो हम इस मुद्दे को यहाँ से कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो हमारा देश का हीरो है, अगर उसके साथ कोई धोखा करेगा, चाहे वो मनोज तिवारी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो कोई भी हो, हम उस धोखे को यहाँ से कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारा अपनी तरफ से एक बात तो तय है कि हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे और वकील हसन की मदद भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखिए वो जल्द से जल्द मजलिस में भी आएंगे। जो पुराना कैडर है एमआईएम का, उसको कैसे वापस लाएंगे आप? केजरीवाल की रिहाई की मांग करेंगे आप? देखिए, मेरा भी जी चाहता है कि मैं अनशन पे बैठ जाऊं राजघाट पे, और मैं अपने साथियों से मशवरा कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इस बारे में भी विचार चल रहा है। मुमकिन है कि कल से मैं भी राजघाट पे अनशन पे बैठूंगा। जी बताइए। लेकिन तमाम पार्टियां कह रही है कि लोकतंत्र को बचाना है तो साथ आना होगा। देखिए, किसको साथ आप बोलते हैं, कैसा साथ? इस दिल्ली के अंदर ही, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश एमआईएम का सदर हूँ, अपने तमाम हमारे यहाँ मजलिस के जिम्मेदार हैं, इनके सामने एक बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 40% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, जो लोकसभा में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का 34% मुस्लिम आबादी है। पूरे 7 के 7 सीटों में इंडिया अलायंस को कोई एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं मिला लोकसभा के लिए, और आप कहते हैं कि यहाँ से कि इनको हम साथ लेके, आप कैसा साथ? अगर हमारी यहाँ से आपने सियासी नुमाइंदगी को कमज़ोर करने का काम किया है। ये हमारे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ से चाहते हैं कि हम सिर्फ एक वोटर बन के रह जाएं, बल्कि हमें मुसलमानों को तो वोट लेने वाला बनना चाहिए। अब हम वोट लेने वाले बनेंगे और ये वोट देने वाले बनेंगे। ये हमारा वोट लेते हैं और यहाँ से हमें लीडरशिप नहीं देना चाहते। मजलिस यही तो कर रही है। दिल्ली के अंदर भी मजलिस इसी सियासत को आगे बढ़ाएगी कि जो हमारा वोट ले रहा है वो लीडरशिप भी हमें देगा। अगर हम लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है, हम उस नेगोशिएटिंग पावर पे नहीं है, तो फिर हमसे ज्यादा दीनहीन सियासी तौर पर कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली दंगों का विरोध तो केजरीवाल ने किया था, आप फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। कैसा विरोध? अनशन किया था, उन्होंने आवाज उठाई थी। किस बात का विरोध? दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ से कि जब दंगा हो रहा हो तो उस इलाके में जा करके, वो दिल्ली के सीएम थे, इतनी पावर तो उनके पास थी कि वो अपने 70 के 70 विधायक लेकर के एक परेड कर लेते तो इतना बड़ा शादियाँ ना होता। चुप रह गए। ये वैसे ही चीज़ है कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद जब ढाई जा रही थी, तो पीवी नरसिम्हा राव जब अपने मौन व्रत में बैठ गए थे, केजरीवाल साहब ने भी दिल्ली दंगों के अंदर वही काम किया जो नरसिम्हा राव ने किया। जो जिस अंदाज में मुसलमान नरसिम्हा राव को याद करता है, हम भी केजरीवाल साहब को इसी तरीके से याद करेंगे। चलिए, आपकी पार्टी पे तो ये इल्जाम लगता रहता है कि आप लोग सिर्फ वोट काटने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा, बीजेपी को मदद करने के लिए। कितनी सीट लड़ी हमने? दो लोकसभा सीटें लड़ी, 3 लोकसभा सीटें लड़ी, बाकी 500 से ज़्यादा सीटों पे तो हमने नहीं लड़ाई लड़ी। वहाँ पे अगर कांग्रेस हार गई, वहाँ पे सेकुलर पार्टियाँ हार गई, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं क्या? सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा?
आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आपके लोग भाग जाते हैं। कल को कोई भाजपा में है तो आज कांग्रेस में, आज कांग्रेस में है तो कल भाजपा में। कोई आइडियोलॉजी नहीं है आपकी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछते हैं। हमने तो यहाँ से आपको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। कम से कम मजलिस की वजह से इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के अंदर डर तो पैदा होता है, और ये बना रहना चाहिए। लेकिन आप 10-12 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, बिहार में, यूपी में लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्यों? क्या मजलिस को हक नहीं है? जमहूरियत में हमें यहाँ से पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है? जमहूरियत में हमें चुनाव लड़ने का हक नहीं है? 3% का राजभर, 2% का मल्ला, तमाम जातियाँ जो 3% 4% वाली मल्ला है, वो आपका मंत्री बन सकता है, वो आपका राज्यसभा सांसद बन सकता है, वो आपके यहाँ से सरकार का हिस्सा बन सकता है, और 17% आबादी वाला क्या सिर्फ दरी उठाता रहेगा? माफ कीजिएगा, वो मानसिकता हमारी नहीं है। हम मुसलमानों को लीडर बनाना चाहते हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह ख्वाब है कि भारत के अंदर हमारी एक मुस्लिम बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह।